लिखेंगे एग्जाम्पल। मिस्टर ए ऑफ इंडिया परचेज्ड गुड्स। मिस्टर ए ऑफ इंडिया परचेज्ड गुड्स वर्थ $10,000 फ्रॉम यूएसए। आने वाले हैं क्या? मिस्टर ए ऑफ इंडिया परचेज्ड गुड्स वर्थ $10,000 फ्रॉम यूएसए। इंटर बैंक रेट दी हुई है $1 बराबर ₹50.65/50.80। कैलकुलेट हाउ मैनी रूपी मिस्टर ए has to pay to purchase $10,000। देखिएगा, मिस्टर ए जो कि इंडिया के हैं, उन्होंने एक गुड्स परचेस किया है। तो अगर मिस्टर ए ने गुड्स परचेस किया तो मिस्टर ए को पेमेंट करना है डॉलर में। तो मिस्टर ए डॉलर खरीदने बैंक के पास जाएंगे। मिस्टर ए डॉलर खरीदने बैंक के पास जाएंगे। बट मुझे मिस्टर ए का व्यू पॉइंट नहीं, मुझे देखना है बैंक का व्यू पॉइंट। तो अगर मिस्टर ए डॉलर खरीदेंगे तो बैंक बताओ क्या करेगा? बैंक का व्यू चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? सेल डॉलर। बैंक क्या करेगा? सेल डॉलर। बहुत सीधी सी बात है। अगर मिस्टर ए को डॉलर परचेस करने हैं तो बैंक के व्यू पॉइंट से अगर मैं सोचूंगा तो बैंक को डॉलर बेचने हैं, तो बैंक डॉलर बेचेगा। रेट एप्लीकेबल। नाउ बताइए, अगर बैंक डॉलर बेचेगा तो बैंक डॉलर किस रेट पर बेचेगा? हाई रेट पर बेचेगा। तो आपके लिए जो रेट एप्लीकेबल होगी वो हो जाएगी 50.80। तो पेमेंट बाय मिस्टर ए इज इक्वल टू, अगर $1 के लिए मिस्टर ए को 50.80 देना है तो $10,000 के लिए कितना देना पड़ेगा? 10,000 इंटू 50.80 लीजिए। तो 10,000 इंटू 50.8, 5 लाख। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन देते हैं। अभी तक मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें करवाई। आइएगा, अब मैं आगे चलता हूं और कुछ और बात आपके साथ करता हूं। लिखेंगे वापस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखें। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स
$5,000. Mr. X sold goods $5,000 to Mr. J of USA. मिस्टर एक्स ने $5,000 का माल मिस्टर जे ऑफ यूएसए को क्या किया है, बेचा है। एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है ₹1 बराबर 0.01653/0.01670 $। आपको एक्सचेंज रेट दी हुई है ₹1 इज इक्वल टू इतने डॉलर। कैलकुलेट हाउ मैनी रूपी मिस्टर एक्स विल रिसीव। आइएगा अब बहुत ध्यान से धीरे धीरे आराम से अपन इसको समझते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जे को $5,000 का माल क्या किया है, बेचा है। तो मिस्टर एक्स को क्या मिलेगा, मिस्टर एक्स को $5,000 मिलेंगे। अब सुनो, वो डॉलर लेकर बैंक के पास जाएगा ताकि वो डॉलर को बेचे और बैंक उसे बदले में रुपए दे दे। ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल। लेकिन व्यू पॉइंट बैंक का लगना है, लेकिन व्यू पॉइंट बैंक का लगना है। बताओ मुझे, अगर मिस्टर एक्स डॉलर को बेचेगा, समझ रहे हो आप, मैं इसको पूरे डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये एक्स है, ये जे है, आपने इसे गुड्स दिया है, गुड्स सोल्ड। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गए $5,000। आपको क्या मिल गए, $5,000। यहां तक बात क्लियर। ये डॉलर लेकर आप बैंक के पास जाओगे, ये डॉलर लेकर आप बैंक के पास जाओगे। नाउ यानी मिस्टर एक्स को $5,000 बैंक को बेचने हैं। बट मुझे ये पता है कि मिस्टर एक्स का व्यू पॉइंट नहीं लगता है। अगर मैं इसी बात को बैंक की तरफ से बोलूं तो बैंक बोलेगा कि मुझे $5,000 खरीदने हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर है। लेकिन अब एक और समस्या आ गई। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल किए ना, उसमें जो फॉरेन करेंसी बैंक को खरीदनी या बेचनी होती थी वही वन के साथ अटैच्ड होती थी। आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो बैंक डॉलर को खरीद रहा है, बट वन जो है वो रुपी के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में डॉलर को न तो खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। ये बात मैंने आपको बोली थी, जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड होगा ट्रांजैक्शन उसी करेंसी में हो सकता है। अब मुझे सोचने का तरीका चेंज करना है। मेरी इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स बैंक को डॉलर बेचेंगे, तो अगर मैं बैंक के व्यू पॉइंट से बात करूंगा तो बैंक बोलेगा कि मुझे डॉलर खरीदना है। यहां तक की बात सबको समझ आ गई। बैंक बोलेगा मुझे डॉलर खरीदना है। लेकिन एक समस्या हो गई, मार्केट में जो रेटें चल रही हैं उसमें ₹1 के साथ है।
तो केवल और केवल मार्केट में जिस करेंसी के साथ वन होगा उसे ही खरीदा और बेचा जा सकता है। अब मुझे इस बात को दूसरी तरह से बोलना पड़ेगा, यानी मैं क्या बोलूंगा वो सुनना। बैंक क्या बोलेगा, मुझे डॉलर खरीदने हैं, बट प्रॉब्लम यह है डॉलर के साथ वन नहीं है, तो मुझे अब इसी बात को रुपी की टर्म्स में बोलना पड़ेगा। आप सोचो, अगर बैंक ये बोलता है कि मैं डॉलर खरीदूंगा, तो इसका मतलब बैंक बदले में रुपी सामने वाले को देगा कि नहीं देगा। अगर बैंक बोल रहा है मैं डॉलर खरीदूंगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि बैंक रुपी को क्या कर रहा है, रुपी को बेच रहा है, और रुपी के साथ वन है। तो इसका मतलब अब मैं अपनी रेट को डिसाइड करने के लिए क्या बोलूंगा, बैंक मस्ट सेल रुपी। बैंक रुपी को बेचेगा। मेरी बात सुन लेना, बस आज की और इंट्रोडक्शन वाली क्लास समझ आ गई तो ये चैप्टर का फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। एक्स बैंक को डॉलर देगा, तो बैंक के व्यू पॉइंट से बैंक बोलेगा मुझे डॉलर खरीदना है। अगर आप यही सोच के और लोअर रेट ले लोगे तो मामला खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में डॉलर का ट्रांजैक्शन ही अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो वन जुड़ा हुआ है वो रुपी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब मार्केट में खरीदा और बेचा जाएगा केवल रुपी को। तो बैंक डॉलर तो खरीद ही नहीं सकता, इस तरह का ट्रांजैक्शन मैं सोच ही नहीं सकता। मुझे ट्रांजैक्शन को बेस करेंसी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है मुझे वहां उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस मैं ये बोलूंगा कि बैंक डॉलर खरीद नहीं रहा है, अब बैंक रुपी को बेचेगा, क्योंकि बेस में रुपी चल रहा है। तो बैंक मस्ट सेल रुपी। अब अगर बैंक रुपी को बेचेगा तो बेचा जाता है हमेशा हायर रेट पर, तो मेरे पास रेट एप्लीकेबल आ गई। मेरे पास रेट एप्लीकेबल आ गई। एक रुपी बराबर $0.01670। बताइए क्या सभी को ये रेट समझ में आ गई। सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। बैंक को डॉलर खरीदने हैं, बट समस्या यह है कि बैंक डॉलर में डील नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि बेस में रुपए चल रहे हैं। मैंने आपको कहा था खरीदा और बेचा उसी को जा सकता है कि जिसके साथ वन अटैच्ड है। रूल में आपको मैंने बोला भी था, आपको बैंक का व्यू पॉइंट सोचना है, लेकिन उस करेंसी के रेस्पेक्ट में सोचना है जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है। आपको बैंक का व्यू पॉइंट सोचना है, लेकिन उस करेंसी के रेस्पेक्ट में सोचना है जिसके साथ वन अटैच्ड है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैंक को डॉलर खरीदना है, मैं ये बोलूंगा कि बैंक को रुपए को बेचना है। और चूंकि बैंक को रुपया बेचना है तो बैंक हायर रेट पर बेचेगा। अब यहां पर अब आंसर कैसे निकालना है। एक रुपए इतने डॉलर के बराबर है, मेरे पास तो डॉलर है ना, तो अब रुपए कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। मैं एक इक्वेशन काम में लूंगा जो आप बचपन से करते आ रहे हो। मैं बोलूंगा, इधर देखिएगा सभी जने आराम से, पहले डॉलर 0.01670 एक रुपए के बराबर है। मेरे पास जो करेंसी है उस करेंसी से इक्वेशन बनाना चालू करूंगा। क्वेश्चन में दिक्कत आती है इनको करने में, इसलिए आराम से धीरे धीरे समझो पहले। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डॉलर बराबर कितने रुपए मिल जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.01
670 मिल जाएंगे। बचपन में आपने मैथ्स की है। इतने डॉलर बराबर अगर 1 रुपए है तो $1 बराबर इतने रुपए मिल जाएंगे। तो मेरे पास अगर $5,000 है, मेरे पास अगर $5,000 है, तो $5,000 बराबर अगर $1 के इतने रुपए है, तो $5,000 की रुपी वैल्यू निकाल लो। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 0.01670। बस एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं श्रद्धा में। मैंने आज की क्लास जो स्टार्ट की थी वो इस रूल 7 के बाद एग्जाम्पल से ही की है। तो एग्जाम्पल ही करवाएं आज, कोई कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं लिया। तो बताओ मिस्टर ए को कितने रुपए मिल जाएंगे? 299,401। 299,401। हाँ मैं दिखाता हूँ। ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दो एग्जाम्पल करवाए हैं। ये पहला एग्जाम्पल है रूल 7 के नीचे, और ये दूसरा एग्जाम्पल। क्या ये बात समझ में आ गई? आओ मैं और एग्जाम्पल कराता हूं। बस यही कॉन्सेप्ट बिल्ड आज करना है आपको। एग्जाम्पल, मिस्टर पी सोल्ड गुड्स वर्थ $40,000 टू मिस्टर के ऑफ यूएसए। एक्सचेंज रेट दी हुई है 1 रुपए बराबर 0.0143/0.0150 डॉलर। ये एक्सचेंज रेट आपको दी हुई है। कैलकुलेट हाउ मैनी इंडियन रुपी मिस्टर पी विल रिसीव। ये लीजिए, आपको बताना है हाउ मेनी इंडियन रुपी मिस्टर पी विल रिसीव। मिस्टर पी ने $40,000 का गुड्स मिस्टर के ऑफ यूएसए को बेचा है। ये एक्सचेंज रेट आपको दी हुई है। कैलकुलेट हाउ मेनी इंडियन रुपी मिस्टर पी विल रिसीव। आओ वापस से आराम से धीरे धीरे ट्रांजैक्शन को सोचते हैं। गलतियां इसी तरह के ट्रांजैक्शन में होती हैं जब करेंसीज इंटरचेंज रहती हैं। अभी तक आपने जो एग्जांपल किए, अगर मिस्टर पी को डॉलर मिलते थे या डॉलर उन्हें खरीदने थे तो रेट $1 से ही चालू की थी मैंने। अब मैंने रेटें रिवर्स लेना चालू करी हैं। तो सोचना तरीके का समझो, सोचने के तरीके को समझना है। आओ
ये पी है, प्रॉपर हम डायग्राम से समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेगा। इस पी ने के को माल बेचा, गुड्स सोल्ड, और बदले में पी को मिल गए $40,000। बदले में पी को मिल गए $40,000। पी इन डॉलर को लेकर गया बैंक के पास। बिल्कुल धीरे धीरे समझना, अगर पी के पास डॉलर आए हैं तो जो पी है वो बैंक को डॉलर बेचेगा, जो पी है वो बैंक को डॉलर बेचेगा। लेकिन लेकिन व्यू पॉइंट बैंक का लगेगा। इसका मतलब जो बैंक है वो डॉलर को खरीदेगा, जो बैंक है वो डॉलर को क्या करेगा, खरीदेगा। अब फिर एक समस्या हो गई, बैंक डॉलर को खरीदना चाहता है, लेकिन मार्केट में डॉलर तो खरीदा और बेचा ही नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है, केवल उसी करेंसी को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो यहां पर वन किसके साथ अटैच्ड है, वन रूपी के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक को अब रूपी को लेकर सोचना पड़ेगा, बैंक को अब रूपी को लेकर सोचना पड़ेगा। तो बैंक ये नहीं बोल सकता कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, क्योंकि खरीदा और बेचा केवल उस करेंसी को जा सकता है जिसके साथ वन अटैच्ड है, जिसके साथ वन अटैच्ड है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अब बैंक ये नहीं बोलेगा कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, वो इसी बात को दूसरी तरह से बोलेगा कि बैंक ये बोलेगा मुझे अगर डॉलर खरीदना है तो मुझे रूपी को बेचना पड़ेगा। आप जानते हो किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा दो बातें होंगी, एक चीज अगर आप खरीदते हो तो दूसरी देते हो। तो बैंक अब क्या बोलेगा कि मुझे डॉलर खरीदना है, लेकिन अगर इसी बात को मैं रूपी की टर्म्स में बोलूंगा, क्योंकि वन रूपी के साथ है, क्योंकि वन रूपी के साथ है, तो बैंक क्या बोलेगा, मस्ट सेल रूपी। ये लीजिए, मुझे रूपी को बेचना है, मुझे रूपी को बेचना है। बोलो बात समझ आई? ये रिवर्स वाली चीजों को समझना है। हालांकि बैंक डॉलर खरीद रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि बेस में डॉलर नहीं है। एक चीज हमेशा मैंने आपको कहा था, यही रूल हमेशा आपका गलत होता है। आप बैंक पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेते हो, बट करेंसी को भूल जाते हो। अगर आपने जैसे ही ये सोच लिया ना कि बैंक को डॉलर खरीदना है और लोअर रेट ले ली, आंसर गलत हो जाएगा। बैंक को डॉलर खरीदना है, मैं एग्री हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि बैंक का व्यू उस करेंसी के रेस्पेक्ट में देखना होता है जिसके साथ वन अटैच्ड है। तो बैंक रूपी के साथ क्या करेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा। तो बैंक बोलेगा मुझे डॉलर खरीदना है, इसका मतलब यह हो गया कि मुझे रूपी को बेचना पड़ेगा, तो रेट एप्लीकेबल। अगर रुपी को बेचने की बात करूंगा तो बेचा हमेशा हायर रेट पर जाएगा। तो वन रुपी बराबर $0.0150 की रेट आ जाएगी। क्या ये रेट एप्लीकेबल समझ आई आपको? क्या ये रेट एप्लीकेबल समझ आई? अगर ये चीज समझ आ गई तो आपने फॉरेक्स का पूरा फंडामेंटल क्लियर कर लिया। रेट को उठाते समय, रेट को सेलेक्ट करते समय दो बेसिक रूल याद रखना, व्यू पॉइंट बैंक का लेना है और बैंक का भी व्यू पॉइंट
बैंक का भी व्यू पॉइंट वो लेना है जो करेंसी वन के साथ लगी हुई है। आपको हमेशा उसी करेंसी के रेस्पेक्ट में सोचना है जिस करेंसी के साथ वन है। क्या बैंक उसे खरीदेगा या बैंक उसे बेचेगा, उसी हिसाब से आपकी एप्लीकेबल रेट आएगी। अब यहां पर फिर एक समस्या आ गई, आंसर निकालने के लिए भी मुझे इक्वेशन मेथड लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये, मुझे इक्वेशन तो दी हुई है ₹1 बराबर इतने डॉलर, बट मुझे तो ये जानना है कि $40,000 में मुझे कितने रुपए मिलेंगे। यानी मुझे इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, $0.0150 ₹1 के बराबर है। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? अगर ₹1 बराबर इतना है तो इतने डॉलर बराबर ₹1 है। तो $1 बराबर मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 1/0.0150। बचपन में मैथ्स की इक्वेशन आप ऐसे ही करते थे। तो अगर $1 बराबर आपको इतने रुपए मिलेंगे तो आपके पास है $40,000। तो $40,000 बराबर आपको मिलेगा 0150 इंटू 40,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 0.0150, दैट मीन्स 26,66,667 इज योर आंसर। बोलिए, बात समझ आई? अच्छे से समझना, में बस यही मेन एग्जांपल्स हैं रिवर्स रेट वाले। आओ लिखो एग्जांपल। मिस्टर एक्स परचेस्ड गुड्स $30,000। Mr. X purchased goods worth $30,000 from Mr. P of USA। मिस्टर एक्स ने $30,000 के गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर पी से। एक्सचेंज रेट ₹1 बराबर स्लैश, ये आपको रेट दी हुई है। ₹1 बराबर इतने डॉलर, ₹1 बराबर आपको इतने डॉलर दिए हुए हैं। ये आपको एक्सचेंज रेट दी हुई है। कैलकुलेट हाउ मैनी रुपी लीजिए, कैलकुलेट हाउ मैनी रुपी मिस्टर एक्स हैज टू पे टू बाय $30,000। मिस्टर एक्स को $30,000 का पेमेंट करना है। आप समझ रहे हो, क्योंकि मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए हैं। आ जाओ,
ये एक्स है, ये पी है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेस्ड। तो मिस्टर एक्स को इसे अब $30,000 का पेमेंट करना है। आप समझ रहे हो? अगर एक्स को पी को $30,000 देने हैं तो पहले एक्स को खरीद के लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप डॉलर खरीद के लाओगे तभी आप पी को दे पाओगे। तो एक्स बैंक से डॉलर खरीदने गया, एक्स बैंक से डॉलर खरीदने गया, लेकिन एक्स की तरफ से नहीं सोचना। आप इमीडिएटली अपना सोचने का पैटर्न चेंज कर दो। आ गया मैं बैंक की तरफ, इसका मतलब बैंक एक्स को डॉलर बेचेगा। अगर एक्स को डॉलर चाहिए तो मैं एक्स की तरफ से नहीं बोलूंगा कि एक्स को डॉलर खरीदना है, मैं ये बोलूंगा कि बैंक डॉलर बेचेगा। मैं क्या बोलूंगा? बैंक डॉलर बेचेगा। अब फिर मैं यहां पर रुकूंगा और चेक करूंगा वन किसके साथ है। फिर एक समस्या हो गई, बैंक डॉलर बेच ही नहीं सकता। बैंक को डॉलर बेचना है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि बैंक डॉलर को बेच ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक केवल रुपी को खरीद या बेच सकता है, क्योंकि वन जो है वो रुपी के साथ है। तो जो बैंक है वो डॉलर बेच नहीं सकता। अब बैंक के इसी व्यू को मुझे रुपी के रेस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा। बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर बैंक को डॉलर बेचना है तो इसका मतलब बैंक को रुपी खरीदना होगा। अगर बैंक डॉलर बेच रहा है बट डॉलर की तरफ से न बोलकर रुपी की तरफ से अगर मैं बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा? बैंक को रुपी को खरीदना है। जब बैंक रुपी खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर बेच पाएगा। तो बोलिए, मस्ट बाय रुपी। क्या ये लाइन समझ आ रही है एग्जाम्पल से? बैंक को रुपी बाय करना है, मेरी बात समझ रहे हो? पहले मैंने नॉर्मल सोचा कि हाँ बैंक को डॉलर बेचना है, लेकिन मेरे दिमाग ने बोला डॉलर को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक उसी करेंसी को खरीद और बेच सकता है जिसके साथ वन जुड़ा हुआ है। बैंक उसी करेंसी को खरीद और बेच सकता है जिसके साथ वन जुड़ा हुआ है। तो बैंक डॉलर के साथ डीलिंग नहीं कर सकता। तो मैंने सोचने के तरीके को चेंज किया। मैंने कहा बैंक डॉलर बेचेगा, इस बात को मैं रुपी टर्म्स में अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बैंक रुपी को खरीदेगा। आ जाओ, रेट एप्लीकेबल। रेट एप्लीकेबल, अगर बैंक रुपी को खरीदेगा तो खरीदा हमेशा लोअर रेट पर जाता है। तो $1 बराबर $0.02565 की रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। खरीदने अगर बैंक जा रहा है, अगर बैंक रुपी को खरीदने की बात कर रहा है, तो खरीदने की आपकी जो एप्लीकेबल रेट होगी वो लोअर रेट रहेगी। आ जाओ, अब मुझे आंसर निकालना है कि अमाउंट टोटल कितना देना पड़ेगा $30,000 का। तो अब यहां पर फिर एक समस्या हो गई, इक्वेशन रुपी में चल रही है जबकि डॉलर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे तो डॉलर खरीदने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मुझे डॉलर 0.02565 परचेस करना है तो मुझे $1 देने पड़ेंगे। अगर मुझे इतने डॉलर परचेस करने हैं तो मुझे $1 देने पड़ेंगे।
तो अगर मैं $1 खरीदना चाहता हूं तो मुझे 1/0.02565 रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे 1/0.02565 मुझे देने पड़ेंगे। तो मुझे टोटल मिलाकर $30,000 अगर खरीदने हैं तो 1/0.02565 30,000 कितने रुपए मेरे को देने पड़ेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 0.0256 11,69,591 अप्रोक्स। इतने रुपए जब मैं दूंगा तो इतने रुपए देने के बदले में मेरे पास $30,000 आ जाएंगे। तो आप देखिएगा दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक उस पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा जो मैंने शुरू के एग्जांपल करवाए, जिसमें आपको जो फॉरेन करेंसी खरीदनी या बेचनी है उसी टर्म्स में आपको रेट दी हुई है, उसी टर्म्स में आपको रेट दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो किस बात को लेकर बनेगा? जो करेंसी आपको खरीदनी या बेचनी है, यानी बैंक की बात कर रहा हूं, जो करेंसी बैंक को खरीदनी या बेचनी है उस करेंसी की टर्म्स में न होकर दूसरी करेंसी की टर्म्स में होगा, दूसरी करेंसी की टर्म्स में होगा, तो मुझे सोचने का तरीका उसी आधार पर चेंज करना पड़ेगा। दो ही पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, या तो बैंक को जो करेंसी खरीदनी और बेचनी है उसी के साथ वन अटैच्ड होगा, या बैंक को जो करेंसी खरीदनी और बेचनी है उसके अलावा दूसरी टर्म्स में होगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? क्या यहां तक के ये सारे एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हैं?